जिस ओर जवानी चलती है और जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है और जमाना चलता है। आरक्षण का पूरा लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो, आरक्षण का पूरा लाभ दो। लाभ दो, लाभ दो। सामान्य वर्ग की यही पुकार, आधा अधूरा आरक्षण आया है, हमने संघर्ष अपनाया है, आधा अधूरा आरक्षण आया है। हमने संघर्ष अपनाया है। जिस ओर जवानी चलती है, और जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है और जमाना चलता है। आधा अधूरा आरक्षण आया है, हमने संघर्ष अपनाया है, आधा अधूरा आरक्षण आया है। हमने संघर्ष अपनाया है। हमारी मांगे, पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो, हमारी मांगे। पूरी करो। सर परिचय दीजिए। मैडम, मेरा नाम त्रिनेत्र सिंह राणा है और मैं नेट जीआरएफ और यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूपी में मेरा छोटा सा गांव है। हिंदी माध्यम से मेरी पढ़ाई हुई है सरकारी स्कूल में। तो ऐसे परिवारों से हम लोग बिलोंग करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते करते हमने अपनी पढ़ाई की है और हम लोगों की काफ़ी समय से एक डिमांड थी, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी भी डिमांड थी कि सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। तमाम तरह तरह के आंदोलन हुए, एक न्यायोचित मांग थी, क्योंकि आज़ादी के बाद चीज़ें बदली है। जैसे आरक्षण का जो आधार होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। आज़ादी के टाइम पे वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे सोशल स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस वो डिसाइड होता था हमारी कास्ट से कि हमारी कास्ट क्या है। लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियाँ बदली है। जैसे अभी 70 साल बाद अगर कोई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो किसी भी कास्ट से, सो कॉल्ड हाई कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका एक अलग स्टेटस होगा, और जो दिल्ली के पोश इलाकों में रहता है उसका अलग स्टेटस होगा। आर्थिक आधार पे उसका पढ़ाई डिसाइड होता है, यानी कि एजुकेशन डिसाइड होता है, यानी कि सोशल स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस आज आर्थिक आधार पर भी डिसाइड होता है। जाति आज भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके साथ ये भी एक फैक्टर आ गया है। शायद इसी वजह से माननीय मोदी जी ने, मोदी सरकार ने 70 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सब लोगों ने उसे न्यायोचित ठहराया, सबने उसका स्वागत किया। हम सब लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, जिनकी उम्मीद एक टूट चुकी थी, उन सबको उम्मीद बनी कि अब हमें भी एक आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण के लाभ की क्योंकि दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो कट ऑफ में लाभ होता है, दूसरा होता है आयु सीमा में छूट। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय पार्ट टाइम जॉब करने में, छोटे मोटे ट्यूशन देने में, इधर उधर काम करने में वेस्ट हो जाता है। उसी टाइम पे जो बच्चे ठीक ठाक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनको महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वे 12 घंटे दिन में पढ़ सकते हैं। हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हम 4 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम अपने आप को एक एग्ज़ाम के लेवल तक लाते हैं तो उनकी उम्र निकल जाती है। इसलिए आयु सीमा में छूट का जो मुद्दा है वो हर प्रकार के रिजर्वेशन में रखा गया है। ये प्रावधान है। भारत में जितने भी प्रकार के रिजर्वेशन है, आरक्षण है, हर किसी में कोई ना कोई आयु सीमा में छूट है। जैसे ओबीसी को 3 साल दिया जाता है, SC ST को 5 साल दिया जाता है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल दिया जाता है। कहीं महिलाओं का आरक्षण है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि भारत में कोई भी रिजर्वेशन आरक्षण ऐसा नहीं है जिसमें एज रिलैक्सेशन ना हो अब से पहले। इवन अभी जो मोदी सरकार ने EWS कैटेगरी नई बनाई है, इसके तहत भी गुजरात सरकार ने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। EWS को गुजरात सरकार ने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। ये सब फैक्ट अब ये कहते हैं कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां है उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। 1 फरवरी को डिटेल नोटिफिकेशन आता है। हम लोगों में से कुछ साथी RTI लगाते हैं, RTI में निकल के आता है, DOPT बोलती है कि अब तक इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये समझ के बाहर की बात है कि जब यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है तो ये कैसा रिजर्वेशन है। आपने 8 लाख का क्राइटेरिया तय किया, उस पर हम सवाल नहीं करते, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन फैक्ट ये है कि 8 लाख के दायरे में NSSO का डेटा ये कहता है कि 90 से 95% लोग इसके क्राइटेरिया में आ जाएंगे। यानी कि एग्जाम में जो लोग पहले बैठ रहे थे वे अब बैठेंगे। तो कट ऑफ में तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। हमें कट ऑफ में फ़ायदा चाहिए भी नहीं। हमें फ़ायदा चाहिए अवसरों में, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब होता है अवसर। अवसर ये होते हैं कि जो लोग करते हैं उनको मिले 3 साल की छूट मिले। क्योंकि यहाँ पे आपने क्राइटेरिया रखा है 8 लाख, OBC में भी रखा है 8 लाख। तो लॉजिक ये कहता है जब OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है केंद्र सरकार की नौकरियों में, तो यहाँ पर भी मिलना चाहिए। जब गुजरात सरकार ने 5 साल दिया है EWS कैटेगरी को, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? ये सारे सवाल है। तो इन सवालों को लेके हम लोग
हम सब सामान्य छात्र हैं। आज से पहले कोई किसी को जानता तक नहीं था, 1 महीना पहले कोई नहीं जानता था। हम लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया, ग्रुप से करीब 1000-1500 लोग हम जुड़ गए और हमारे जैसे हजारों ग्रुप बने होंगे। ये नहीं है कहते कि हम ही कर रहे हैं, देश के दूसरे भागों में हो रहा है। कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये बिहार में पटना में हो चुका है इस पर प्रोटेस्ट, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो चुका है, ये राजस्थान के झुंझुनू में हो चुका है, ये यूपी के मथुरा में हो चुका है। लेकिन कई सारे इशू है। आज हम सबका आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे पास आए हैं। वहाँ तक कोई मीडिया नहीं गया, गांव तक नहीं गया। ये तो सबका धन्यवाद है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हम जो गरीब सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो गाँव देहात के बच्चे हैं, आप लोगों ने उनकी सुध ली और हमारी बात को आप मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये विश्वास है, मेरे साथ मेरे सब साथियों का भी विश्वास होगा कि अब तक इस बारे में जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री जी है, वित्त मंत्री जी है या और भी बड़े मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 6 मार्च को हम कंसर्न मिनिस्टर डॉक्टर थावरचंद गहलोत से मिले थे, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। बीजेपी के कई पदाधिकारी का है जो उनके चुनाव के प्रमुख भी है, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। सबके सामने हमने बात रखी, सबने एक्सेप्ट किया, हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया। सबने कहा कि आपकी बात लॉजिकल है और मैंने चैलेंज भी किया कि सर आप मेरी बात को आप गलत सिद्ध कर दीजिए, हम इस डिमांड को बिल्कुल ये बंद कर देंगे। क्योंकि हमें मोदी जी ने दिया है, उन्होंने ये प्रोवाइड किया है, तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान भी वहीं से मिलेगा जो उन्होंने दिया है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी बात गलत है। माननीय थावरचंद गहलोत जी ने मीटिंग में हमें आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा कंसीडर करने लायक है, संज्ञान लेने लायक है, हम इस पे संज्ञान लेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और ये अच्छी बात, आश्वासन दिया, ठीक है। और न केवल हमें आश्वासन दिया, इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में वो डॉक्यूमेंटेड है, न्यूज़ हमारे पास भी है, ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले कहा है कि इसमें कुछ खामियां रह गई है, इन खामियों को हम दूर करेंगे। और जो कंसर्न विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, उनको हमने इस बारे में आदेश भेज दिया है। अब हमारी डिमांड फिलहाल ये है कि आपने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें खामी रही है, आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप इसको दूर करेंगे। अब कब दूर करेंगे? क्योंकि अभी कई सारी भर्तियां चल रही है। अभी परसों 18 तारीख को यूपीएससी के नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, उसका फॉर्म उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। 10 लाख लोग यहाँ फार्म भरते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 31 तारीख को अभी रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है उनको लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद कई सारी और भर्तियाँ जैसे FCI है, SSC जूनियर लेवल पे है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। भारत में रेलवे जैसी भर्तियाँ जिसमें 1.5 लाख लोग बैठते हैं, 3-4 साल बाद आती है, इसमें हमारी उम्र निकल जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारी गलती नहीं है, हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम ही पढ़ते हैं। आप 3-4 साल में भर्तियाँ निकालते हैं, हमारी क्या गलती है? हम ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ भी पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, हमारी क्या गलती है? हमें पढ़ाई के साथ साथ रोजगार करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? जब तक हम अपने आप को एक एग्जाम के लेवल तक लाते हैं, एग्जाम पास करने के लेवल तक, तब तक उम्र निकल जाती है कई बार। तो वहीं पे तो आयु सीमा का छूट का प्रावधान है, इसीलिए SC/ST में है, इसलिए OBC में है, इसीलिए फिजिकली हैंडीकैप में है। तो यहाँ पर जब आपने एक वर्ग बना दिया जिसका नाम भी रखा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वे तो गरीब बच्चे होंगे, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे 8 लाख का दायरा है। कई लोगों को यह कि 8 लाख वाला गरीब कैसे हो गया? 8 लाख में 1 लाख वाला भी तो है। हमारे परिवार तो 1 लाख की इनकम नहीं है हमारी, हम तो 1 लाख 2 लाख वाले हैं जो वाकई में ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो हमें तो मिलना चाहिए इसका लाभ। तो ये लाभ क्यों नहीं मिला है, समझ के बाहर की बात है। तो हमारी डिमांड है कि हम जो आज प्रोटेस्ट में बैठे हैं, ये हमारी जगह नहीं है। हमारी जगह है कि हम जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, जो अपना घर चलाते हैं, वो रोजगार करें। हमारी जगह है कि हम लाइब्रेरीज में पढ़े, हमारी जगह है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़े। क्या धरना स्थल भी हमारी जगह है? तो मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। कुछ लोग इसमें एक और तर्क दे रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आपकी बात मानी नहीं जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, एज रिलैक्सेशन वाले प्रोविजन से, आयु सीमा छूट के प्रावधान से कोड ऑफ कंडक्ट का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट के बाकी कामकाज चलते रहते हैं, रेगुलर रूटीन वर्क चलते रहते हैं, ये एक छोटा रूटीन वर्क है। EWS मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आ सकता था, लेकिन ये इसकी गलती है, ये उसका एरर है, इसको सुधारना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे DOPT के जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उनके एक सिग्नेचर से एक इंटरनल ऑफिशियल मेमोरेंडम डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, लाइक UPSC, लाइक SSC, लाइक RRB, उनको ये इंटरनल मेमोरेंडम जाएगा। ये कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है, ये 1 घंटे का काम नहीं है। EWS जो इतना बड़ा काम था वो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये
कैबिनेट बैठता है, अगले दिन पार्लियामेंट में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, उसके बाद ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में जाता है, उसके बाद DOPT में आता है। DOPT में आके गड़बड़ होता है, वहाँ तक सब ठीक ठाक था। DOPT में जो कंसर्न अधिकारी है उन लोगों ने, उनका ये दायित्व बनता था एज ए ब्यूरोक्रेट्स कि मिनिस्टर को सलाह देते कि बाकी अगर रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन है तो इसमें भी देना चाहिए। वहाँ से कोई सलाह नहीं दी गई, जैसा पहले था इसको स्टेटस को रखा, तो इसका जो असली लाभ मिला था असली लाभ नहीं मिला। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी, आज कल परसों, जब भी जो कंसर्न मिनिस्टर है या जो कंसर्न अधिकारी है वे इस पे, जो DOPT के अधिकारी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, इस पर एक प्रेस नोट निकाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे कि हम इसको लागू कर रहे हैं। और UPSC का जैसे 18 तारीख है, इसमें कोई एक्सटेंशन दे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक्सटेंशन दे, SSC में एक्सटेंशन दे कि उसके बाद आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये भर्तियाँ बार बार नहीं आती, 1 साल 2 साल बाद आती है। तो उनसे हमारी यही डिमांड है कि इसको या तो जल्दी से तुरंत लागू करें, अगर आप तुरंत लागू नहीं कर सकते तो इसका डेट एक्सटेंड करें। यानी कि अभी जो भर्तियाँ चल रही है कुल मिला के जो लोग हैं उसमें इसका लाभ मिलना चाहिए, हमारी डिमांड। मेरा नाम कुमार केशव है, मैं JNU में भी MSc की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस मुद्दे पे हम लोग पिछले 2 महीना से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, जो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से ये EWS बिल आया था पार्लियामेंट में, उस दिन ही कहा गया था कि OBC का जो प्रावधान है, जितना उनको बेनिफिट्स मिलता है, आयु सीमा में छूट उनको 3 साल का है, अटेम्प्ट में भी 3 साल का है जो UPSC का है। वैसा ही जितने भी सरकारी संस्थान है और जितने भी सरकारी नौकरियां भर्ती होती है तो उसमें आयु सीमा में छूट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में छूट मिलती है। तो हमें OBC के पैरेलल जो है, तो हमारा जो हक है उस हक के लिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग आज खुद स्टूडेंट यहाँ पे रोड पे जंतर मंतर पे आके हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि ना हमारा बात सरकार सुन रही है, ना ही हमारे बात कोई विपक्ष की पार्टी सुन रही है, चाहे वामपंथ की हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ स्टूडेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप हम लोग को नहीं लेना है। हमने अपना जो हक है एग्ज़ाम देने का, जो अगर हम EWS कैटेगरी में अगर हम आ रहे हैं तो हमें अपना हक जो OBC का जो 8 साल 3 अटेम्प्ट और 35 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग को आश्वासन दिया जाए कि हमारा किस तारीख तक हम कि हमारा ये चीज़ प्रोविज़न ये लागू हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि अभी आप देखिए 3-4 वैकेंसी अभी आके निकल गई। UPSC का 3 दिन के बाद डेट खत्म हो जाएगा, FCI खत्म हो गया, SSC JEE का भी डेट खत्म हो गया है। इवन 1.3 लाख नौकरी, 1,30,000 नौकरी अभी रेलवे में भी आया है, जो कि पीयूष गोयल जी बहुत ही एकदम अच्छे से बोल रहे थे कि इसमें EWS का 10% आरक्षण भी है। लेकिन जो आरक्षण आप 10% दिए हैं, आप 4 साल के बाद नौकरी निकाल रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी अगर 26 साल का उस समय रहा होगा, 27 साल का, उसका तो एज 31 साल हो गया, वो तो आउट हो गया 1 साल के कारण। तो आप 10% का आरक्षण दिए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट कीजिए OBC के तर्ज पे। जितना भी OBC को सरकारी आप स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो UPSC चाहे केंद्र सरकार का जो भी नौकरियां भर्ती आती है, तो जो भी OBC का जो बेनिफिट मिल रहा है, या तो एज रिलैक्सेशन में हो, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन में हो, चाहे उसको फॉर्म भरने में छूट भी नहीं है। ये कितना विरोधाभास है कि कहते हैं कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और आप उसको जनरल की उतना ही आप फी भी आप ले रहे हैं, फी कंसेशन भी नहीं है। इवन फी कंसेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गरीब सवर्ण का बात है। 10% का जो आरक्षण दिए गरीब सवर्ण को आप दिए हैं, उनके पास आर्थिक रूप से उतना मोहताज है वो लोग कि उनके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं होता है। 1,000 रुपया आप फीस रखते हैं, तो वहाँ पे आप 200 लो। अब हम तो कहेंगे माफ़ करो, क्योंकि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू SC ST OBC, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु आर गेटिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द रिजर्वेशन। सो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आप बनाए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये लोगों में ये गुस्सा का एक कारण बन सकता है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये 10% रिची दूँ। मैं शोकन सिंह पंजाब से बिलोंग कर रहा हूँ। ये हमारे बच्चे 10% सर्वनागरिक आरक्षण के लिए, तो मैं तो इन बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूँ। वे बच्चों, तुम्हारी आवाज़ जल्दी से जल्दी देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी पूरी करें। और बहुत अच्छा मुद्दा है इनका, आयु की छूट के लिए होना भी चाहिए। जो बच्चे
समझो एज उनके नज़दीक है 27-28 साल के, तो आज इनका ये लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बच्चे संघर्ष तो करेंगे। ऊपर से होली भी आ रही है और होली फिर मिलके मनाएंगे प्रधानमंत्री जी के साथ। ठीक। सर आने वाला इलेक्शन है, चुनाव है, डेट क्लियर हो गया, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? देखिए, जो घोषणा करते हैं वो घोषणा पूरी नहीं होती तो अवश्य पड़ेगा। आवाज हर कोने में जाएगी देश के। ये जवानों की आवाज है, ये जवान है ना, ये बदलते हैं, हर परिभाषा को बदल देते हैं और इन्हीं की आवाज हर कोने में जाएगी। मेरी बेनती है प्रधानमंत्री जी से, भाई आपने जो 70 सालों के बीच में जो 10% आरक्षण दिया है तो उसका जो आयु छूट भी साथ में लागू करें।